पति के मौत के बाद मैं घर छोड़कर मालिक के यहाँ काम करने आ गई। मेरा मालिक मुझे रोज के 50 रुपए देता, पर मुझे स्टोर रूम की सफाई करने से मना करता। कहता वहाँ जाओगी तो मैं मर जाऊँगा। मैं यही सोचती कि अंदर क्या राज छुपा है। एक दिन मालिक घर में नहीं था। मैं राज जानने के लिए स्टोर रूम के अंदर चली गई, लेकिन अंदर जाते ही मैं चीखती हुई बेहोश हो गई। क्योंकि दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अंजू है। मेरी जिंदगी में इतने सारे राज छुपे हैं, मुझे खुद ही नहीं पता था। मैं तो एक बिल्कुल साधारण घर की लड़की हूँ। मैं छोटी मोटी सिलाई कर लिया करती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा हादसा हो गया कि मजबूरन मुझे अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। मैं एक बस में बैठ गई थी और अपनी पिछली जिंदगी को छोड़कर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती थी। अपने सारे गम भूल कर खुशियाँ ढूंढने चली थी। बस आकर उस गांव तक पहुंच गई थी जहां से मैं अपना नया ठिकाना ढूंढने वाली थी। मेरे पास बस कुछ कपड़े थे। जब बस ड्राइवर ने उतार दिया तो मैं पैदल चलने लगी थी। लोगों से पूछ पूछ कर मैं गांव तक आ गई थी। तब तक शाम हो चुकी थी और मुझे रात का ठिकाना चाहिए था। मैं हर घर का दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कहती कि एक रात के लिए पनाह दे दो तो लोग मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दे रहे थे। इस गांव के लोग पहले ही बहुत गरीब हैं और मुझ अजनबी औरत को कोई भी एक रात के लिए पनाह देने को तैयार नहीं था। मैंने गांव का हर एक दरवाजा खटखटाया, पर मुझे कहीं पनाह न मिली। अब एक आखिरी घर बचा हुआ था। यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। जब मैं घर का दरवाजा खटखटाया तो एक जवान मर्द दरवाजा खोला। मैंने अंदर झांक कर देखा तो एक कमरे का मकान था। कमरा बड़ा था और एक ओर रसोई बनी हुई थी, दूसरी ओर बाथरूम था। घर पर नजर घुमाई तो वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। शायद यह मर्द अकेला ही रहता हो। वह आदमी मुझे देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि मैं क्या कहती हूँ। मेरे मुंह से तो मानो आवाज ही नहीं निकल रहा था। इस घर पर तो कोई भी औरत नहीं है, फिर ऐसे घर पर मैं पनाह कैसे ले सकती हूँ। मैं ठहरी जवान औरत, पर अब और कोई घर भी नहीं बचा था। मैं बहुत परेशान होने लगी तो उस आदमी ने कहा, क्या चाहिए आपको? मैंने कहा, मैं दूसरे शहर से आई हूँ और गांव के हर एक दरवाजा खटखटाया। मुझे एक रात के लिए पनाह चाहिए था। उसने कहा, मैं इस घर पर अकेला ही रहता हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं आपको पनाह दे सकता हूँ। मैं यही सोचने लगी कि मैं इस घर पर पनाह लूँगी तो गांव वाले मेरे चरित्र के बारे में भला बुरा कहेंगे कि कैसी औरत है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं रात बाहर भी नहीं गुजार सकती थी। आखिर मैं उस आदमी की बात मान गई और कहा, ठीक है, मैं आज रात के लिए आपके यहाँ रुक जाती हूँ। कल मैं अपना ठिकाना ढूंढ लूँगी। मैं घर के अंदर आते ही घर बहुत गंदा था। मकान तो पक्का था, पर शायद यह आदमी घर की साफ सफाई नहीं करता था। मैं अंदर आते ही घर की साफ सफाई में जुट गई थी। उस आदमी ने अपना नाम रंजीत बताया था। रंजीत ने कहा, आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मुझे साफ सफाई की आदत है, आप मेरी फिक्र ना करें। मैं इतनी दूर की यात्रा से थककर चूर हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी घर के अच्छे से साफ किया और फिर किचन में घुसकर खाना भी बनाने लगी थी। खाना बनाकर मैं खुद को भी परोसा और उसे भी परोसा। रंजीत काफ़ी चाव से खा रहा था। कहा, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। शायद कई दिनों के बाद उसे अच्छा खाना मिला हो, पर यह आदमी परेशान ना हो जाए, इस वजह से मैंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी और इस गाँव में कुछ न कुछ काम ढूंढ लूँगी। घर पर एक ही कमरा था तो हम दोनों एक ही कमरे में सोए हुए थे, बस बिस्तर अलग अलग लगाया था। मैं रंजीत की तरफ पीठ करके सोई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी निगाहें मेरे पीठ पर है। मुझे बहुत ही अजीब तरीके का एहसास हो रहा था। मैं पिछले 3 महीनों से मर्द से दूर हूँ और अब एक मर्द के साथ एक कमरे में सोना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। सुबह होते ही इसलिए चाय पीने के बाद मैं निकल पड़ी थी। मैं गांव में काम ढूंढने लगी थी, पर गांव में तो कोई काम था ही नहीं। मैं गांव के स्कूल में पहुंच गई और टीचर की जॉब के बारे में पूछने लगी, पर वह लोग मुझसे मेरा सर्टिफिकेट मांगने लगे, जो कि मैं अपने घर पर ही छोड़ आई थी। उसके बिना तो काम मिलना नामुमकिन था। परेशान होकर मैं रंजीत के घर ही वापस आ गई। जब रंजीत ने पूछा कि आपको काम मिला या नहीं, मैंने कहा, मैं काम ढूंढ लूंगी, नहीं तो मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। आप फिक्र न करें। मुझे स्कूल में काम तो नहीं मिला,
पर मैं खेतों में काम ढूंढ लूँगी। उसने कहा, इस वक्त तो खेतों में कोई काम नहीं चल रहा है और आप खेतों में काम कैसे करेंगी? यह तो बहुत मुश्किल भरा काम होता है और आप शहर की लड़की लगती हो, लेकिन आप चाहो तो आप मेरे साथ काम कर सकती हैं। यह बात सुनकर मेरे अंदर एक उम्मीद जाग उठी और उम्मीद भरी आंखों से मैं उसकी ओर देखने लगी थी। फिर पूछा, क्या काम? रंजीत ने कहा, मैं एक दर्जी हूँ, आप चाहे तो मेरे साथ काम कर सकती हैं। यह सुनकर मैं खुश हो गई और कहने लगी, मैं तो पहले दर्जी के साथ ही काम किया करती थी और शर्ट के बटन वगैरह लगाया करती थी, हाथ से सिलाई वगैरह किया करती थी। यह काम मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी। उसने कहा, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, साथ में आप मेरे घर का भी ध्यान रख लेना, खाना बनाना, घर सफाई। मैंने कहा, मैं सब संभाल लूँगी, अगर आप मुझे काम देंगे तो बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। उसने कहा, मैं दिन के 50 रुपये से अधिक नहीं दे सकता। मैं यह सुनकर खुश हो गई थी, मेरे लिए तो 50 रुपये भी बहुत थे। फिर रंजीत ने कहा, आप चाहे तो मेरे घर पर ही रुक सकती हैं। मेरे पास रुकने की जगह भी नहीं थी, तो मैं उसकी बात मान गई थी और खुशी खुशी उसके साथ काम करने लगी थी। वह कपड़े की डिलीवरी करने कभी कभी शहर जाता था। एक दिन वह शहर गया हुआ था और मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। मैंने देखा अलमारी के पीछे बहुत गंदगी थी। जैसे ही मैं उस अलमारी को थोड़ा खिसकाकर साफ करने गई तो मुझे एक दरवाज़ा नजर आया जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मुझे अब तक पता ही नहीं था कि इस घर में एक दूसरा कमरा है। उसको देखकर तो मेरे हैरत का ठिकाना न रहा। जब मेरे मालिक घर पर आए तो मैंने उससे पूछा कि अलमारी के पीछे यह कौन सा कमरा है। उसने कहा, यह स्टोर रूम है। इस पर मैंने कहा कि अगर आप ताला खोल देंगे तो मैं इस कमरे की साफ सफाई कर दूंगी। लेकिन रजनीत ने कहा कि उस कमरे के अंदर गलती से भी मत जाना, तुम उस कमरे के अंदर गई तो मैं मर जाऊंगा। यह बात सुनकर तो एक पल के लिए मुझे झटका लगा। आखिर स्टोर रूम के अंदर जाने से मरने का क्या रिश्ता है? मैंने उससे कह दिया, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। अब रंजीत मुझे कपड़े की डिलीवरी के काम में भी लगा दिया था। वह कपड़े सिल कर देता और मैं शहर जाकर उसे डिलीवरी कर देती थी। वह मुझे किराए के पैसे भी दे देता था। वह कहता कि कपड़े सिलाई करने में वक्त लग जाता है, इसलिए कपड़े की डिलीवरी का काम तुम भी संभाल लो। एक दिन रंजीत घर पर नहीं था। मैं भी सारा काम निपटा चुकी थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अचानक ही मेरे दिल में एक ऐसा ख्याल आ गया। अंदर ही अंदर मैं घबराने लगी थी। मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था जैसे कि पिछली जिंदगी में हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक बहुत गरीब घर की लड़की थी और मेरे पापा दर्जी थे। मेरे पापा ने ही हाथ की सिलाई मुझे सिखाई थी और मैं उनकी दुकान में उनकी मदद कर दिया करती थी। मेरे पापा की आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी थी। उसने दुकान पर एक आदमी को लगा लिया था। उसका नाम मोहित था। मोहित और मैं अक्सर दुकान को संभाल लिया करते थे और मेरे पापा अक्सर घर पर ही रहा करते थे। मोहित मौके का फायदा उठाकर मेरे करीब आने लगा था और मुझे वह पसंद आने लगा था। मेरे पापा को यह बात मालूम चली तो उसने हम दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद मोहित मुझे अपने घर ले आया था और अलग से उसने सिलाई की दुकान खोल ली थी और मैं यही सब काम किया करती थी जो रंजीत मुझे करवाता है। वह मुझे कपड़े की डिलीवरी करवाने लगा था। आखिर दोनों जगह एक ही काम कैसे हो सकता है? मुझे कुछ गलत लगने लगा था और कुछ अनहोनी का आभास होने लगा था। वजह यह थी कि मोहित बहुत ही अच्छा लड़का था और मुझे बहुत अच्छे से रखता था। मैं उसके काम में मदद करती थी और उसके बदले में वह रात को मेरी काफ़ी सेवा किया करता था। मुझे कहता, हम दोनों मिलकर देखना एक नए मुकाम को छू लेंगे। मुझे इतना प्यार करता था कि मैं अपने दोस्तों से और आस पड़ोस के लोगों से कहती थी कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है जो कि मेरी हर छोटी मोटी बातों का ख्याल रखता है। मेरी माँ कहती थी कि बेटा यह सब चीज़ दूसरों से मत कहा कर, कहीं नज़र न लग जाए। पर मैं शादी के बाद इतनी खुश थी कि मैं हमेशा लोगों से बता दिया करती थी। 3 महीने में मुझे जैसे जन्नत मिल गई थी। पर मेरी खुशियाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक रोज़ मेरे पति एक फैक्ट्री में कपड़े डिलीवरी करने गए थे तो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया था। बहुत सारे लोग घायल हो गए थे, कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। उनमें से एक मेरा पति भी था। उसकी लाश बुरे तरीके से जल गई थी। चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था, बस कपड़े अंगूठी से पहचान हो पाई थी। ऐसी बहुत से लोग थे जिनकी लाश की पहचान नहीं हो पाई थी। इसलिए मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि मोहित इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं।
हैं। मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। यह 3 महीने तक मैं और रोहित इतना अच्छा वक्त गुजारा था कि मुझे हर वक्त बीते लम्हों की याद आती थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मोहित अब नहीं रहा। मुझे हर वक्त एहसास होता था वह मेरे आसपास ही है। मेरी माँ मुझे मायके में लेकर चली गई थी और एक रात मैं सो रही थी कि मेरे पति सपने में आ गए और कहने लगे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम मुझे जितना प्यार करती थी मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़कर जिंदगी नहीं जी सकता। मैं कहने लगी, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना अब जिंदगी कैसे जी पाऊंगी? मोहित ने कहा, अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहती हो तो मेरे घर पर चली जाओ। अपने मायके में मुझे नहीं ढूंढ पाओगी। मुझ तक पहुंचने का रास्ता ससुराल में है। ससुराल में जाओ और मुझे ढूंढो। इस सपने के बाद अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं उठकर देखी कि मैं अपने मायके में हूँ और यह बस एक सपना ही था। लेकिन मेरे पति का सपना अब मेरे दिमाग में बैठ गया था। मैं मोहित को हद से ज़्यादा चाहने लगी थी और उसे हर हाल में हासिल करना चाहती थी। मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा था कि वह मेरे आसपास ही है। कभी कभी जब मैं सोती थी तो ऐसा लगता था कि मोहित मुझे अपने हाथों से छू रहा है। मैं उसकी सांसों को, उसकी खुशबू को महसूस करने लगी थी। मेरी सहेलियाँ, मेरी मम्मी पापा मुझे लेकर परेशान हो गए थे। वह कहते कि अभी 3 महीने ही हुए हैं तेरी शादी को, कि तुझ पर यह मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, पर तू घबरा मत, तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन मैं मोहित से इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि मैं किसी और को पति के रूप में नहीं मान सकती थी। मैंने माँ से कह दिया था कि मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूँगी और एक दिन मैं अपने ससुराल आ गई थी। माँ से कह दिया था कि मैं उसी घर पर रहना चाहती हूँ। मेरी हालत देखकर मेरी माँ वहाँ मुझे भेजना नहीं चाहती थी, पर पापा ने कहा था कि इसे अभी रुको मत, अपने आप वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। जब मैं अपने ससुराल आई तो मुझे इस बात का एहसास होता था कि मोहित मेरे आसपास ही है और अब मोहित का सपना मुझे याद आने लगा था कि इस घर से ही उस तक पहुंचने का रास्ता है। मैं इस घर की साफ सफाई करने लगी और वह रास्ता ढूंढने लगी जो मुझे मोहित तक लेकर जाए, पर मुझे कोई भी सुराग हाथ न लगा। मोहित को गुजरे हुए 3 महीने हो गए थे कि एक दिन मेरे हाथ एक लिफाफा लगा। मैं हर रोज घर की तलाशी लेती रहती थी और बड़ी ही मुश्किल के साथ वह लिफाफा मुझे हाथ लगा था। जब मैं उस लिफाफे को खोला था तो उसमें इस गाँव का एड्रेस लिखा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, मैं यहाँ हूँ। मैं इस लिफाफे को देखते ही रह गई थी और यह सोचती रही कि कहीं मोहित यहाँ जाने को तो नहीं कह रहा। उस लिफाफे को सीने में लगाए मैं रात को सो गई थी कि फिर से मेरे मरे हुए पति मेरे सपने में आ गए और कहने लगे, मुझ तक पहुँचना चाहती हो तो इस पते पर पहुँच जाओ। अचानक मेरी नींद टूट गई। न जाने मेरा दिमाग मेरे साथ क्या खेल खेल रहा था। मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब इस पते में जाना चाहती थी। लेकिन अगर मैं यही बात अपनी मम्मी पापा से कहती तो वह मुझे कभी जाने न देते। उनको तो यह लगने लगा था कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसलिए अपना सामान बांधकर मैं चुपके से इस गांव के लिए निकल गई थी और आज यहाँ मैं रंजीत के घर पर हूँ। मेरे दिलो दिमाग में शक हावी होने लगा था। मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। जब रंजीत घर पर आया तो अब मैं उस पर नजर रखने लगी थी। एक दिन मैं कपड़ों की डिलीवरी करने शहर जा रही थी कि मुझे याद आया कि मोबाइल घर पर भूल आई हूँ। मैं वापस आई तो मैंने देखा घर का दरवाजा बंद है। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो अलमारी खिसकी हुई थी और स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। यह देखकर तो मेरे हैरत का ठिकाना न रहा। रंजीत तो यही कहता था कि स्टोर रूम के अंदर भूल कर भी मत जाना वरना मैं मर जाऊंगा, और यह खुद ही स्टोर रूम के अंदर क्यों जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं रात से पर्दा उठाकर रहूंगी। मैं वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। थोड़ी देर बाद रंजीत स्टोर रूम से बाहर आ गया और चाबी अलमारी में रख दी थी। यह सब देखने के बाद मैं वहां से शहर के लिए निकल गई थी और कपड़े डिलीवरी करके शाम को मैं वापस आई। रंजीत उस वक्त कपड़े की सिलाई लेकर बैठा हुआ था। मैं आकर घर का खाना बनाई और रंजीत खाना खाकर बिल्कुल मेरे पास आ गया। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत डर गई। कहा,
क्या बात है रंजीत? उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल अकेली हो और मैं भी बिल्कुल अकेला और तन्हा हूँ। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, क्योंकि गांव के लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं। अगर हम शादी कर लेंगे तो लोग बातें बनाना बंद कर देंगे, हम एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। रंजीत ने मुझसे मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था और ना ही मैं उसके बारे में कुछ जानती थी, क्योंकि हमारी इस बारे में कभी भी बात नहीं होती थी। और अब यह मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे पता है गांव वाले मुझे गंदी औरत समझते हैं, तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। मैं यहाँ मोहित को ढूंढने आई थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया था कि मोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा और मैं अपने घर वालों से भी दूर हो गई थी। मैं इस गांव को अच्छे से छान मारा था, पर मोहित मुझे कहीं भी नहीं मिला था। अब मुझे यही शक होने लगा था कि शायद रंजीत मोहित का दोस्त हो और उसे शायद अपनी मौत का पहले से ही एहसास हो गया होगा, जिस वजह से इस गांव का पता लिख कर गया होगा। लेकिन फैक्ट्री में जो हादसा हुआ था उसके बारे में मोहित को पहले से कैसे मालूम चल गया? अचानक मैंने रंजीत से पूछा, तुम मोहित को जानते हो क्या? मेरी बात सुनकर तो एक पल के लिए वह घबरा गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, कौन मोहित? मैं किसी मोहित को नहीं जानता। मैंने कहा, मैं मोहित की पत्नी हूँ। मेरे पति एक हादसे का शिकार हो गए थे और उनकी जान चली गई। आज उन्हीं की वजह से मैं इस गांव में आई हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझ तक पहुँचने का रास्ता इसी गांव में है। रंजीत बिल्कुल खामोश हो गया, फिर कहा, क्या तुम मोहित से अभी भी प्यार करती हो? मैंने कहा, मैं हद से ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी बातें सुनकर रंजीत अचानक न जाने क्यों बहक गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया। उसके प्यार में मैं भी डूबने लगी थी। मैंने कहा, रंजीत मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोच समझकर जवाब दूंगी। उस रात मैं गहरी सोच में डूब गई थी, लेकिन मैंने यही फैसला किया कि रंजीत से शादी के लिए तभी हाँ करूंगी जब मैं उस स्टोर रूम का राज से पर्दा उठा पाऊंगी। शायद इससे कई सारे सवालों के जवाब मिल जाए। आखिर एक दिन मुझे इसका मौका मिल गया। जब रंजीत घर से बाहर गया हुआ था, उस दिन वह स्टोर रूम की चाबी अपने साथ ले जाना भूल गया था। मौके का फायदा उठाकर मैंने वह चाबी लेकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो मेरे सिर चकराने लगा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं उस रूम का हर एक सामान देख रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। और यह सब चीज देखने के बाद अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं ड्राइंग रूम में थी और रंजीत मेरे सामने बैठा हुआ था। अचानक मैं उठकर बैठ गई और मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैं रंजीत की एकदम करीब आ गई, उसे मारने लगी। कहा, तुमने मेरे साथ यह सब कुछ किया? तुम सच सच बताओ, मुझे सब सच जानना है। कहकर मैं जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी, तुम जरूर कोई गलत काम करते हो। कौन हो तुम, बताओ। मुझे डर लग रहा था पर मैं गुस्से में थी। मैंने कहा, तुम्ही ने मेरे पति को मारा है, तुम कातिल हो। रंजीत मुझे शांत करने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, बस तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे पति मोहित को नहीं मारा, वो जिंदा है और वह कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उसकी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, तुम्हारी शक्ल तो मोहित से बिल्कुल भी नहीं मिलती है, यह तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा, मैं पुलिस का डिटेक्टिव हूँ और एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मैं अपनी पहचान किसी को भी नहीं बता सकता था, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए मैं एक दर्जी था। और उस दिन फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें मैं हल्का फुल्का घायल हो गया था। पुलिस ने मेरी शर्ट और अंगूठी एक आदमी के शरीर में पहना दिया था और कह दिया था कि मोहित मर गया है और मैं प्लास्टिक सर्जरी कर ली थी क्योंकि मेरा चेहरा बुरी तरीके से जल गया था और मैं दूसरी शक्ल ले ली थी क्योंकि मोहित बनकर मेरी जान को खतरा था। मैं इस गांव में चला आया था, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए वह लिफाफा छोड़ दिया था। मैं दिल से चाहता था कि तुम मेरे पास चली आओ। 3 महीने बाद जब मैं तुम्हें अपने सामने देखा तो मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई थी। मैं तुम्हें दूर से ही देखता था, तुम्हारे करीब नहीं आ पाता था, इसलिए रंजीत बनके मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया ताकि तुम्हारे करीब आ सकूं। रंजीत ने मुझे अपनी सरकारी आईडी दिखा दी थी। स्टोर रूम में मुझे काफी सारे सामान ऐसे मिले थे जो कि मोहित का था। इस वजह से मैंने यह सोच लिया था कि रंजीत मोहित का कातिल है।
उसने बड़े अजीबोगरीब सामान थे जो मेरे समझ से बाहर था। शायद पुलिस डिपार्टमेंट का ही कोई सामान होगा। मैं रंजीत से शादी कर ली थी। भले ही उसका चेहरा मोहित जैसा नहीं था, पर वह मोहित ही था। शुरू शुरू में यह मानने को मुझे थोड़ी तकलीफ तो होती थी, पर धीरे धीरे मैं इस चेहरे से भी प्यार करने लगी। रंजीत ने मुझसे कह दिया था कि मेरी आइडेंटिटी कभी भी किसी को मत बताना, भले ही तुम्हारी जान चली जाए। यह राज अपने सीने में दफन रखना, वरना मेरी मौत हो जाएगी। इसी वजह से मैं तुम्हें स्टोर रूम में जाने से मना किया था। मैं रंजीत की इसी राज के साथ जी रही हूँ। अपनी मम्मी पापा से मैंने कह दिया कि मैंने रंजीत से शादी कर ली है, लेकिन हर वक्त मुझे एक अनजाना सा डर लगा रहता है कि कहीं रंजीत मुझे फिर से अलग ना हो जाए, और इसी डर के साथ मैं जी रही हूँ। शायद इसी डर से हमारे देश की कई औरतें जीती है जिनके पति सेना में या पुलिस में होते हैं, पर मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे पति देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।